तारीख 9 अगस्त 1925। जगह लखनऊ के पास एक छोटा स्टेशन काकोरी। रात हो चुकी थी। एक मेल ट्रेन धुआं उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी, पर तभी कुछ लोग जो ट्रेन के अंदर बैठे थे उन्होंने चैन पुलिंग कर दी और काकोरी स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पे जाके वो ट्रेन जंगल में रुक गई। तभी पास के जंगल में छुपे कुछ नौजवान ट्रेन के गार्ड्स कैबिन पे अटैक कर देते हैं और फिर शुरू होती है अंग्रेजों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच में गोलाबारी। जीत इसमें हमारे देश के नौजवानों की हुई थी और ट्रेन से सारा अंग्रेजी खजाना लूट लिया गया। ये नौजवान थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के मेंबर चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी और सचिंद्र नाथ सानियाल। इन्हीं लोगों ने आज से 100 साल पहले वो ट्रेन लूटी थी। उस दिन सिर्फ एक ट्रेन नहीं रोकी गई थी, बल्कि अंग्रेजी राज की छाती पे सीधा लात मारी गई थी कि जरूरी नहीं अगर तुम एक थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। किसी ने नारा नहीं लगाया, सीधा एक्शन लिया। ये कहानी है उन नौजवानों की जिनके लिए आजादी सिर्फ सपना नहीं जिम्मेदारी थी, जिन्होंने गांधी जी के अहिंसावादी रास्ते पे ना चल के अपना रास्ता खुद से बनाया, जिनके हाथों में पेन और बंदूक दोनों थी और दिल में क्रांति, और जिनके कदम गोरखपुर और इलाहाबाद के फांसी घर भी नहीं रोक पाए। आज बात करेंगे इसी काकोरी कांड की। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो हमारे देश के क्रांतिकारियों को इन अंग्रेजों की ट्रेन लूटनी पड़ी। शुरू से शुरू करते हैं। वक्त था वर्ल्ड वॉर 1 का, जिसमें भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। इसी बीच 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं और आते इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। 1919 में जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। अब ये एक्ट क्या था? इस एक्ट में किसी भी बंदे को बिना किसी वारंट के जेल में डाला जा सकता था। कोर्ट में बिना ट्रायल के और राजद्रोह का आरोप लगा के किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट को कुचला जा सकता था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई जा सकती थी। महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल भी की गई, जिसको नाम दिया गया रोलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था, यानी काला कानून। और इसी तरह 13 अप्रैल 1919 को कई सारे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ पूरे बाग को घेर लेता है और बिना किसी वार्निंग के ओपन फायर शुरू करवा देता है, जिसमें 3 से 4 हजार लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और इस हत्याकांड ने अंग्रेजी राज की तानाशाही को एक्सपोज किया था। देश भर के लोगों में गुस्सा था और फिर यह रोलेट एक्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट लाया। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी। एक लाइन में बताऊं तो तुम अंग्रेजों का साथ बिल्कुल मत दो, उनका हर काम बंद कर दो। स्टूडेंट्स ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस में ना जाए, वकील अपनी वकालत छोड़ दे और सरकारी अधिकारी अपनी नौकरी छोड़ दे। बाकी लोग अंग्रेजी सामान का यूज ना करे, उसे बॉयकॉट करे। मतलब गांधी जी ने अंग्रेजों की लंका लगा दी थी और देश के लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट भी किया। 1 अगस्त 1920 में शुरू हुए इस आंदोलन ने पूरे देश में आजादी की लहर चला दी। इस आंदोलन को नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कहा गया। इसी दौरान भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी जो उस वक्त पे 13-14 साल के थे, उन्होंने भी गांधी जी का साथ दिया। और यहाँ पे एक फन फैक्ट सुनो, नाथूराम गोडसे भी इसी दौरान गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। हालांकि एक अलग टॉपिक है, फिलहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फरवरी 1922 में यूपी की एक जगह चौरी चौरा में कुछ पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चला देते हैं, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। और जब भीड़ बेकाबू होने लगी तो पुलिस वाले भाग के पुलिस स्टेशन में जाके छुप गए, जिसके बाद भीड़ ने पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले जड़ के मारे गए। ये सब देखकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, जिसमें कई लोगों का आजादी का सपना भी टूट गया, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से ना तो अंग्रेज बिजनेस कर पा रहे थे और ना ही राज। अगर ये आंदोलन कुछ महीने और या 1 साल और भी चल जाता तो आज हम अपना 102वां इंडिपेंडेंस डे बना रहे होते। तो इस आंदोलन के वापस लेने के बाद देश में एक बार फिर नरम दल और गरम दल का हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिला। नरम दल जिसमें गांधी जी और नेहरू जी जैसे नेता थे, और गरम दल जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे। 1922 में चौरी चौरा के कांड के बाद गांधी जी ने जब इस आंदोलन को वापस लिया था, तब इसके बाद कुछ नौजवानों ने आजादी हासिल करने के लिए बंदूकें उठा ली और यहीं से 1924 में एक सोच ने जन्म लिया, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका मकसद था पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस, वो भी आर्म्ड रेवोल्यूशन के जरिए। इस संगठन के कुछ मेन लीडर्स थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल जो कविता लिखते थे लेकिन बंदूक भी चलाते थे, अशफाक उल्लाह खान एक मुसलमान जो गीता भी पढ़ते थे और देश के लिए जान देने को भी तैयार थे, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। इसके अलावा ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी जैसे भी नाम यहाँ पे शामिल हैं। ये सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, ये हिंदुस्तान की उस पीढ़ी का गुस्सा था जो चुप रहना नहीं चाहती थी। इनके लिए आजादी एक मंच पर खड़ी स्पीच नहीं थी, इनके लिए ये एक जंग थी जिसमें या तो जीत है या फिर फांसी। HRA के पास जुनून था, लेकिन पैसे की भारी कमी थी, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं जिसे कोई विदेशी ताकत फंड करती हो।
एचआरए के मेंबर्स फंड्स के लिए अंग्रेजों के खास लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, जो कि सरकारी अधिकारी होते हैं। लेकिन फिर एक दो लूट के बाद इन्होंने सोचा कि हम बेशक से अंग्रेजों के खास आदमियों को लूट रहे हैं, लेकिन ये भी तो हिंदुस्तानी है। इसके बाद इन्होंने सीधा अंग्रेजों को ही लूटने का सोचा और फिर शुरू होता है काकोरी कांड की प्लानिंग। अंग्रेजी सरकार का खजाना जो ट्रेन से लखनऊ जा रहा था उसे लूटने का प्लान बनाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की सब प्लानिंग होती है और इनका राइट हैंड बनते हैं अशफाक उल्लाह खान, एक हिंदू और एक मुसलमान। तब हिंदू मुसलमान की एकता ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। तो दिन था 9 अगस्त 1925 का। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो कि सहारनपुर से आ रही थी और लखनऊ से एक स्टेशन पहले आता है काकोरी नाम का स्टेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ट्रेन के सेकंड क्लास में जाके बैठ जाते हैं और राजेंद्र लहरी, बनवारी लाल और मुरारी लाल गुप्ता ये सब होते हैं जनरल कोच में, और चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह ये सब अपने बाकी साथियों के साथ काकोरी स्टेशन के आगे एक गांव में खड़े होते हैं। इसके बाद जब ट्रेन चलती है तब जनरल कोच में बैठे क्रांतिकारियों ने चेन पुलिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो हुई नहीं। ट्रेन को जब नहीं रोका गया तो सेकंड क्लास में बैठे अशफाक उल्लाह खान जी ने इन्होंने चेन पुलिंग की और जनरल कोच में बैठे इनके साथी और बाहर खड़े इनके साथी इन सब ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली, जिसे आम हिंदुस्तानी और अंग्रेज देख के डर गए। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई भी किसी हिंदुस्तानी और अंग्रेज को हाथ नहीं लगाएगा, हमारा मकसद सिर्फ अंग्रेजी खजाने को लूटना है। इसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स और इनके बीच में गोलाबारी शुरू हुई, जिसमें एक ऑफिसर की मौत भी हो गई। जब ट्रेन रुकी तो अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल सीधा गार्ड्स कैबिन्स की तरफ भागे और इनको कवर दिया चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्ता ने, और बाकियों ने अंग्रेजी पुलिस वालों को संभाला। इसके बाद अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद जी ने उस लोहे के बॉक्स को तोड़ा और सारा पैसा लूट लिया। लगभग 8,000 रुपए कैश इन्होंने लूटा था, जो कि आज के जमाने में 1 करोड़ 60 लाख होता है। इसके बाद ये सब गोरखपुर, बनारस और शाहजहांपुर की तरफ निकल लिए। अब इसके बाद अंग्रेज डरे हुए थे और सदमे में भी थे। कहने को तो 8,000 रुपए अंग्रेजी राज के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस कांड ने उनके राज के मुंह पे सीधा थप्पड़ मारा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट घबराई हुई थी। एक ट्रेन पे अटैक हुआ, मतलब सिक्योरिटी सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी। गवर्नर ने लखनऊ में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सीडीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल टास्क फोर्स को जोड़ के एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी सेल बनाया गया। एक एक क्रांतिकारी की तलाश शुरू हुई। हर शहर में रेड्स मारी गई। शाहजहांपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ में ब्रिटिश सीआईडी ने कई लोकल इन्फॉर्मर्स को खरीदा। 22 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर से अरेस्ट कर लिया गया। अशफाक उल्लाह खान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र लहरी को वाराणसी से अरेस्ट किया गया। रोशन सिंह को बरेली से और सचेंद्र बख्शी और बाकी के साथियों को अलग अलग जगहों से अरेस्ट किया गया। पर मेन बात यहाँ पे ये है कि ये आखिर पकड़े कैसे गए। तो याद है ट्रेन लूटने की घटना, जिसमें एक बंदा था बनवारी लाल, यही बना था मेन गद्दार, जिसने अंग्रेजों के सामने अपना मुंह खोल दिया सिर्फ कुछ पैसों के लिए। इसने ना दोस्ती देखी और ना देश देखा। इसने सब कुछ बता दिया कि किसका क्या रोल था रोबरी में। इसकी गवाही पर ही सबको सजा दी गई थी। बिस्मिल जी और अशफाक जी ने तो ये तक कहा था कि दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक गद्दार होते हैं, और हम अपने इतिहास में चीजें देख भी सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान हो, संभाजी महाराज हो, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल हो, या अशफाक उल्लाह खान हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, इन सब की मौत का जिम्मेदार इनके अपने ही लोग थे। बाकी टॉपिक पे वापस आते हैं। मेन यहाँ पे 4 नाम है: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। इन पे आरोप लगाए गए थे ट्रेन लूटने का, सरकारी धन चुराना और देशद्रोह का। आईपीसी की धारा 121, 396 और 120B के तहत इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, और बाकी के साथियों को जो भी इस रोबरी में शामिल थे उन सबको उम्र कैद। जो भी रोबरी में शामिल था उन सबको पकड़ लिया गया था। पर यहाँ पे एक नाम ऐसा था जिसे अंग्रेज जिंदा रहते कभी पकड़े नहीं पाए, वो थे चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने कहा था कि मैं आजादी जिया हूँ और आजादी मरूंगा, और ये बात इन्होंने आखिरी दम तक निभाई। अशफाक उल्लाह खान जी ने अपनी फांसी से एक रात पहले जेलर से कहा था, मैं मुसलमान हूँ, बिस्मिल जी हिंदू हैं, लेकिन हमारी दोस्ती फांसी तक गई है। मैं मर के सबूत दूंगा कि भारत की मिट्टी में राम और रहीम साथ रहते हैं। और फिर कहा, मैं किसी से नफरत नहीं करता, पर बनवारी लाल जैसे लोग इस देश की मिट्टी के लायक नहीं है। और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने फांसी से एक रात पहले कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इसके बाद रामायण उठाई और आखिरी बार रघुकुल रीत सदा चली आई पढ़कर आंखें बंद कर ली। राजेंद्र लहरी को जब बताया गया कि उन्हें कल सुबह फांसी होगी तो इन्होंने भी बस इतना ही कहा, बहुत इंतजार था इस पल का, चलो अब देश के लिए बलिदान होने का समय आ गया है। और रोशन सिंह ने सुबह होने से पहले अपने कपड़ों को आयरन किया। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी माँ के सामने साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, और मैं अब भारत माँ के सामने जा रहा हूँ। और उसके बाद 27 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लहरी को गोरखपुर जेल में छुपके से फांसी दे दी गई। और फिर 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, तीनों को अलग अलग शहरों में फांसी दी गई थी। लेकिन एक ही वक्त पे एक ही आवाज आई,
भारत माता की जय। आज अगर हम आजादी से सांस ले रहे हैं तो ये इसलिए नहीं कि गांधी जी ने अपना चरखा चलाया था, बल्कि इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए गोलियां खाई थी। और आज हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ आपस में लड़ रहे हैं कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू मराठी है, तू कन्नड़ है। राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू, अशफाक उल्लाह खान एक मुस्लिम, एक गीता में विश्वास करता था तो एक कुरान में, पर दोनों की जान देश के लिए हाजिर थी। अशफाक जी ने कहा था अगर बिस्मिल जी को फांसी दी गई तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। बिस्मिल जी ने कहा था अगर अशफाक जी नहीं होते तो काकोरी कब का राख बन चुका होता। दोनों ने बम बनाए, प्लान बनाए, ट्रेन लूटी, पर एक दूसरे पे कभी शक नहीं किया। अंग्रेजों ने तो इनकी दोस्ती तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, पर यह दोस्ती ना तो डर से टूटी और ना ही मौत से। जेल के अंदर जब दोनों आखिरी बार गले मिले तो फिर एक दूसरे से कहा अगली जिंदगी में फिर एक बार लड़ेंगे, अगर तब भी देश आजाद नहीं हुआ तो। उस वक्त एक हिंदू मुस्लिम की दोस्ती ने देश की आजादी की लड़ाई में एक नई जान डाल दी थी। और आज की सरकार वही हिंदू मुस्लिम का भाईचारा तोड़ के वोट ले रही है। नेतागिरी के लिए मंदिर, मस्जिद, तिलक, टोपी वाली हेडलाइंस छापी जाती है। अगर इन सभी वीर जवानों ने आज का सिस्टम देखा होता तो ये एक ही बात बोलते कि गोरों को तो भगा दिया, अब इन कालों को भगाना पड़ेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिस्मिल जी ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना, आज का नेता बोलता है सिर्फ कुर्सी की तमन्ना। क्रांति के जमाने में लोग कांड करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, आज का नेता कांड करता है अपने लोगों के खिलाफ और उसको नाम दे देता है विकास। गोरे अंग्रेजों ने तो बस सोने की चिड़िया लूटी थी, इन काले अंग्रेजों ने तो उसकी हड्डियां तक बेच दी। फांसी उनको मिली जो देश के लिए लड़े और कुर्सी उन्हें मिली जिन्होंने देश बांट दिया। भगत सिंह जी ने एक बार कहा था कि सत्ता गिराने से कुछ नहीं होता, सिस्टम को बदलो। और आप ये चीज खुद भी देख लो, 1975 का जेपी मूवमेंट हो या 2014 का अन्ना हजारी मूवमेंट, दोनों आंदोलनों ने उस वक्त की सरकार को गिरा दिया था, लेकिन तब से लेके अब तक क्या कुछ बदला? पहले भी गरीब लोग भूखे मरते थे और आज भी, पहले भी बेरोजगारी थी और आज भी है। हमें ये बात खुद से समझनी होगी कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, तो बस इस नेता की कुर्सी। पहले हिंदू मुस्लिम में तोड़ते थे और फिर मंदिर मस्जिद में, और अब भाषा पे। आज दुनिया में जहां एआई वॉर चल रही है, हमारे देश में लैंग्वेज वॉर चल रही है। इन सब चीजों के ऊपर मैंने डिटेल में बात की अपने रिसेंट पॉडकास्ट में, उसे भी एक बार जरूर चेक करना। उसमें बताया गया है कि हमारे देश के सिस्टम को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।